बेईमानी तो हर स्टेज पे हुई है। मोदी जी जीतते ही नहीं अगर ये चुनाव आयोग नहीं होता। कि किस तरीके का फ्रॉड और धोखा देश के साथ हुआ है, सच जमीन फाड़ के बाहर आता है। ईवीएम की मशीनें जो हैं वो फ्रॉड है, धोखा है। इन मशीनों में फ्रॉड होना बहुत आसान। पूरे देश में 50% से भी ज्यादा किसी को ये प्रक्रिया समझ में ही नहीं आएगी कि इन मशीनों से चुनाव कैसे कराएं। किसी की समझ में नहीं आती, क्योंकि ये धांधली के लिए ही बनाई गई सारी उपकरण है। पूरे देश में मैं कहता हूँ राजीव कुमार जी को कानून नहीं पता इसका, कि शायद वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। वो इस लायक ही नहीं है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर बन सके। हर एक व्यक्ति के पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है। इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। और अब मैं देश को दिखा रहा हूँ ना, आईएएस के पद पे रह के और राजीव कुमार जी के इशारे पे हर स्टेज पे कानून का पालन नहीं किया गया, इसलिए बेईमानी हुई है हर स्टेज। 100% की जो वीडियोग्राफी करने का कोर्ट का आदेश, जिसमें उन्होंने अपनी खुद की गारंटी दी, खुद एफिडेविट लगाया कि हम 100% चुनाव के 3-4 महीने से पहले से लेके जब वोट गिनती हो जाती है तब तक की सबकी वीडियोग्राफी करेंगे और सुरक्षित रखेंगे। ये अगर पूरी मुझे दे देंगे तो सीधे जेल चले जाएंगे सब के सब, राजीव कुमार से लेके और नीचे जितने चुनाव अधिकारी। ये पूरा चुनाव दोबारा होगा, 40 से 50 सीटें नहीं आएंगी, मशीनों से चुनाव कभी नहीं होगा। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। सच्चे चुनाव तो होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बहुजनों को यह समझना चाहिए, क्योंकि हक अधिकार की जो हानि हो रही है वो हमारे ही लोगों की सबसे ज्यादा हो रही है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज एक बार फिर से सोशल मीडिया में ईवीएम ने सनसनी मचाया हुआ, और ये सनसनी मचाने वाला कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा है। सर, सबसे पहले ये जो वीडियोज हैं इसके विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। ये वीडियोज आपको मिले कैसे? इस वीडियो में कितनी सच्चाई है? सबसे पहला सवाल यही है। पहली बात, उससे भी पहली बात यह है, आप सच को कितना भी दबा लो, कितना भी जो मक्कार और बेईमान लोग हैं सच को जमीन के साथ, जमीन के अंदर कितना भी दबा दें, सच जमीन फाड़ के बाहर आता है। तो ये जो ऐसी मशीन है जिसका नाम लेते हैं, तो जो मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, पूरे अपने सारे तंत्र लगा के उसको दबाने की कोशिश करती है, सब जगह पूरी ताकत लगा देती है। उसका सच सामने आएगा, 100% आएगा, किसी भी हालत में आएगा, किसी भी कीमत पे आएगा। हम लोग अगर जिंदा हैं तो जरूर आएगा। तो असली बात यह है कि ये जो ट्विटर पे और ट्विटर के जो मालिक हैं उन्होंने खुद कह दिया कि ईवीएम की मशीनें जो हैं वो फ्रॉड है, धोखा है, और उसको चेंज करना ही चाहिए, उससे धांधली हो सकती है, उसको चेंज करके पेपर बैलेट पे आना चाहिए। तो मैंने इसलिए यही सोचा किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से अगर मैं डालूंगा तो उस पर मोदी सरकार दबाव डाल के उसको दबा लेगी। तो इसलिए मैंने तय ये किया कि ये वीडियो जो है ये मैं ट्विटर हैंडल पे डालूं, और मैं इसमें अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। अगर मेरा ट्विटर हैंडल ध्यान से लोग देखेंगे तो मैं क्या लिख रहा हूं, ये वीडियोस और सीसीटीवी फुटेज मुझे किसने दिए हैं? चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने दी हैं। तो ये मेरी वीडियोस नहीं है, मेरे पास तो इससे भी ज्यादा भयावह वीडियो हैं जो हमने बनाई हैं। लेकिन मैं अपनी बनाई हुई वीडियो तो डाल ही नहीं रहा हूं। मैं अभी डाल रहा हूं केवल और केवल जो हमने अदालत के माध्यम से रामपुर के चुनाव की जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज चुनाव आयोग के अधिकारियों से ली है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये बहुत लंबी लंबी फुटेज है तो मैं उसमें से काट के रेलेवेंट पोर्शन सिर्फ दिखा रहा हूं। और ये सब जो हमें मिली हैं, ये मिली किस लिए? क्योंकि ईवीएम को, इस ना बोलने वाली मशीन को जिसका नाम नहीं बोला जा सकता, उसको एक्सपोज करने के लिए मैंने रामपुर से चुनाव लड़ा था। और रामपुर के चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में ही ये वीडियो मैंने चुनाव आयोग से मांगी थी और उन्होंने स्वयं दिए मुझे। मैंने क्या मांगा था उनसे कि रामपुर के चुनाव के तहत आपने जो वीडियो सुरक्षित किए हैं वो मुझे दीजिए। तो पहली बात, जो ये जो चुनाव आयोग के अधिकारी बोल रहे हैं, या अपने जो ट्रोल आर्मी है मोदी जी की और अमित शाह जी की, उन्होंने जो मेरे पीछे लगा दिया है, जो ये बोल रहे हैं कि 28 फरवरी की और कब की है, तो एक तो उनको ज्ञान की कमी है। दूसरा, मैं अपनी तरफ से थोड़ी लगा रहा हूँ, ये मैंने तो मांगी ही चुनाव के दौरान की वीडियो मांगी थी उनसे, और वही वीडियो वो दे रहे हैं मुझे, और वही मैं दुनिया को दिखा रहा हूं। तो आप चुनाव आयोग से पूछें कि ये चुनाव से संबंधित वीडियो है या नहीं है। अगर वो इसको ना करें तब मैं उसका ऐसा जवाब दूंगा कि शायद वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। क्योंकि असल में बात क्या है,
चुनाव की इन मशीनों के द्वारा प्रक्रिया इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतनी ज्यादा मुश्किल है, इसकी इतनी तैयारियां करनी पड़ती हैं, इतनी ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि उसमें ही सब उलझ के रह जाते हैं और इसमें सच्चे चुनाव तो होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर कोई दिल से भी चाहे ना ऐसे सच्चे चुनाव कराना तो वो भी नहीं हो सकते, क्योंकि इसके बारे में मुश्किल से पूरे भारत में 10 लोग ऐसे होंगे और उन 10 लोगों में से मेरा नाम सरे फहरिस्त ही होगा। और मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूं कि मुझे भी ये सारी प्रक्रिया मुश्किल से 50% समझ में आती है। पूरे देश में 50% से भी ज्यादा किसी को ये प्रक्रिया समझ में ही नहीं आएगी कि इन मशीनों से चुनाव कैसे कराते हैं। इसकी बार बार ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन किसी की समझ में नहीं आती, क्योंकि ये धांधली के लिए ही बनाई गई सारी उपकरण है। तो धांधली को सच्चा दिखाने के लिए तो बहुत मुश्किल पड़ती है। तो ये जो मेरी पहली 3 ट्विटर पे जो वीडियो आई हैं, ये क्या है? ये उस समय की सीसीटीवी फुटेज है जब एक प्रक्रिया होती है फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग, और ये देश की जनता को, खास तौर पे बहुजनों को ये समझना चाहिए, क्योंकि हक अधिकार की जो हानि हो रही है वो हमारे ही लोगों की सबसे ज्यादा हो रही है। संविधान के ऊपर हमला जो हो रहा है इन फ्रॉडुलेंट मशीनों की वजह से वो हम लोगों के पे ही हो रहा है और होगा। तो हमें सबसे ज्यादा समझना चाहिए, चुनाव से कई महीने पहले फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग होती है, जो पूरे देश से मशीनें जहां जहां भी होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और हर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर में ये मशीनें इकट्ठी की जाती हैं। और राष्ट्रीय जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, राजनीतिक पार्टीज जो होती हैं राष्ट्रीय और राज्यीय, यानी कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, उनको चुनाव आयोग के अधिकारी हर डिस्ट्रिक्ट में बुलाते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि ये मशीनें ठीक काम कर रही हैं। और उस समय भारत इंजीनियरिंग लिमिटेड के इंजीनियर्स भी आते हैं और वो पहले खुद चेक करते हैं कि इन मशीनों में कुछ फ्रॉड तो नहीं हो गया। क्यों चेक करते हैं ये? क्योंकि इन मशीनों में फ्रॉड होना बहुत आसान है और पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ये दिखाते हैं कि कोई मशीन में फ्रॉड नहीं हुआ, किसी ने कोई इसमें सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं डाल दिया जो कि बाहर का है, या किसी ने इसमें कोई ऐसी डिवाइस नहीं लगा दी जिससे कि मैनिपुलेशन हो सकती है। ये सब करके क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इन मशीनों में ऐसा हो सकता है, बड़ी आसानी से हो सकता है, तो ये दिखाते हैं। उसके बाद फिर मॉक पोल करके दिखाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। उसके बाद एक पिंक स्लिप लगाते हैं, और वो पिंक स्लिप जो होती है वो इस बात की गारंटी होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक सील होती है पिंक सील, जो नागपुर की प्रिंटिंग प्रेस से बनती है, भारत की ऑफिशियल जो प्रेस है। तो ये पिंक स्लिप लगती है इसमें, जो कि पिंक सील कहलाती है, वो लगती है। वो इस बात की गारंटी है कि ये ऐसी मशीनें हैं जिन्हें पॉलिटिकल पार्टीज के सामने हमने, चुनाव आयोग ने और भारतीय BEL के इंजीनियर्स ने और ECIL के इंजीनियर्स ने इसको सुरक्षित पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाया है। और ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है। वो फिर एक स्ट्रांग रूम में रखी जाती है। स्ट्रांग रूम पे ताले लगते हैं और सील लगती है तालों के बाद, और वो सील पे पॉलिटिकल पार्टीज के, हर एक डिस्ट्रिक्ट के पॉलिटिकल पार्टीज के जो नुमाइंदे या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके साइन भी होते हैं सील पे। और ये प्रक्रिया है। उसके बाद उन स्ट्रांग रूम्स के अंदर कोई नहीं घुस सकता। 10% मशीनें निकाली जाती हैं, किस लिए? जितनी जैसे 100, हालांकि हर एक पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,500 के करीब या उससे भी ज्यादा मशीनों की जरूरत पड़ती है, और वो स्ट्रांग रूम में या FLC के टाइम, फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग के टाइम पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाई जाती हैं। उसके बाद ये रखी जाती हैं स्ट्रांग रूम में। 10% मशीनें निकाली जाती हैं, मतलब 150 के करीब मशीनें निकाली जाएंगी। ठीक है। हर एक, जैसे रामपुर में 1700 पोलिंग बूथ थे, तो 170 मशीनें कम से कम निकाली जानी चाहिए थी ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग और पब्लिसिटी के लिए। क्यों ट्रेनिंग और पब्लिसिटी की जरूरत पड़ती है? क्योंकि अधिकारियों को ये चलानी नहीं आती है, इसलिए लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आता है, इतनी कॉम्प्लेक्स है ये। और हाँ,
इस सवाल ये खड़ा हो जाता है, आपने रामपुर से चुनाव, आपने खुद ही कहा कि हमने चुनाव लड़ा ही इसलिए ताकि ईवीएम के खिलाफ सबूत मिल सके। ऐसे में जो आप दावे कर रहे हैं वीडियोस में कि ये चीजें दिख रही हैं धांधली करते हुए, आपने कहा ये वीडियो सारे चुनाव आयोग द्वारा दिए गए हैं, फिर चुनाव आयोग वो वीडियो अपनी गलती के सबूत और आप जैसे धुरंधर वकील के हाथों में खुद ही क्यों देगा? अपनी गलती के सबूत आपको, एक वकील को जो धुरंधर वकील माना जाता है कि लो भाई देखो ये मेरी ये धांधली है, तुम देखो और फिर आगे की कार्रवाई करो। अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैं अपनी पहली बात खत्म कर दूं। जो चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर थे, जो अभी डीएम रामपुर भी हैं और उस समय भी डीएम रामपुर थे, उन्होंने क्या जवाब दिया हमारी पहली 3 वीडियो का कि ये भ्रामक है। अब मैंने तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं है भ्रामक, मैंने तो ये लिखा है चुनाव आयोग की तरफ से मिली थी और पूरी दुनिया देखे और ये फैसला करे कि चुनाव सुरक्षित है या नहीं है, इसमें क्या भ्रामक होता है। अब उन्होंने खैर बताया ये कि ये वो 107 मशीनें हैं जो ट्रेनिंग और पब्लिसिटी के लिए, प्रचार के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें हैं और ये एक अलग स्ट्रांग रूम में होती हैं, ठीक है, यही बताया उन्हें। और ये मशीनें चुनाव में प्रयोग नहीं होती। अब उन्हें कानून पता ही नहीं है, यही मैं कह रहा हूं ना, पूरे देश में मैं कहता हूं राजीव कुमार जी को कानून नहीं पता है इसका कि किस प्रकार से, अब कानून क्या है इसका, किस प्रकार से सुरक्षित रह सकती हैं मशीनें। कानून ये कहता है उनकी खुद की मॉडल, और उसके बाद मैंने ट्विटर पे जो चौथा ट्वीट किया है वो अपना वही कानून उनको दिखाया है कि उसमें साफ तौर पे लिखा है ये जो ट्रेनिंग की मशीनें होती हैं ये भी चुनाव के लिए रिजर्व मशीनों के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं। तो अब या तो वो जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं, अब झूठ बोल रहे हैं तो उसकी सजा मिलेगी उन्हें, और अगर उन्हें पता ही नहीं है तो वो इस लायक ही नहीं है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर बन सके। ये दोनों वजह है, अब मैं आपके माध्यम से उनको क्लियर कर दिया। मैं आपके सवाल पे आता हूँ, आपको क्या लगता है आज से पहले किसी ने ये वीडियोग्राफी ली है क्या देश में? आज से पहले किसी ने ध्यान दिया है क्या इस सब चीजों पे? पहली बार मैंने ही दिया है ना। अब जब मैंने ध्यान दिया है और आप मुझे धुरंधर कह ही रही हैं, हालांकि मैं हूं या नहीं हूं पता नहीं, तो अब धुरंधर जब लोग मुझे मानते हैं तो उसके लिए फिर मुझे मेहनत भी करनी पड़ती है ना, वो स्थान पे बना रहने के लिए। तो पहले तो मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में केस डाला और केस में चुनाव आयोग से ये कहलवाया और ऑर्डर करवाया कि हम 543 की 543 सीटों का जो सीसीटीवी फुटेज है, कब से? चुनाव से पहले, यानी कि चुनाव से पहले जो जनवरी के आसपास फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उस समय से लेके और जब मतों की गिनती हो जाती है और गिनती होने के बाद इन मशीनों का, जिनका नाम लेने में बड़ा खतरा है, और जो पर्चियां होती हैं इन मशीनों से जो सुरक्षित रखी जाती, जिन्हें चुनाव आयोग गिनती नहीं कराने देना चाहता, जिसकी 5 की गिनती कराना चाहता है, और ये तो वो सबको सुरक्षित रखने तक जो वीडियोग्राफी करवाने का मैंने ऑर्डर कराया कि कानून का पालन के तहत वो वीडियोग्राफी समस्त 100% वीडियोग्राफी होगी उसकी। जब मैंने ये ऑर्डर करा लिया पूरे देश के लिए, उसके बाद मैंने अपनी दूसरी कानूनी कार्रवाई की कि ये इसकी कॉपी लेना भी हर एक कैंडिडेट का अधिकार है, तो मुझे रामपुर की कॉपी दे दी जाए। तो तब मुझे कॉपी मिली। अब वो अपनी गलती हो या सही हो या गलती की है उन्होंने, वो देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे, दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर से बाध्य थे, इसलिए एक तो उन्हें मजबूर होकर देना पड़ा। अब मैं उससे आगे की बात बता रहा हूं कि उन्होंने किया क्या। 100% की जो वीडियोग्राफी करने का कोर्ट का आदेश था, जिसमें उन्होंने अपनी खुद की गारंटी दी, खुद एफिडेविट लगाया कि हम 100% चुनाव के 3-4 महीने से पहले से लेके जब वोट गिनती हो जाती है तब तक की सबकी वीडियोग्राफी करेंगे और सुरक्षित रखेंगे। तो अब ये अगर पूरी मुझे दे देंगे तो सीधे जेल चले जाएंगे सब के सब, राजीव कुमार से लेके और नीचे जितने चुनाव अधिकारी थे। तो उन्होंने अब भी मुझे सारी वीडियो नहीं दी और ये एक दूसरा अपराध किया है। उसके बाद उन्होंने सबसे सुरक्षित वाली जो उनको लगा होगा ना कि उनकी नजर में, अब मेरे हिसाब से जो मेरा आरोप है, बेईमानी तो हर स्टेज पे हुई है। कानून का पालन, और कानून का पालन अगर नहीं करेंगे तो वो बेईमानी ही मानता हूं। तो हर स्टेज पे कानून का पालन नहीं किया गया, इसलिए बेईमानी हुई है हर स्टेज पे। और अब उसमें से उनको लगा जो सबसे सुरक्षित है ना, असली जहां पे नजर आ रही होंगी कानून का उल्लंघन या चोरी, वो तो उन्होंने मुझे दी नहीं है अभी तक, और ये भी मैं साबित करूंगा अदालत में। जो उन्होंने सबसे सुरक्षित मान के दी है ना मुझे, उसको भी मैं देश को दिखा रहा हूं। तो उसी से हर एक व्यक्ति के पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है
और मेरे भी पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी जब मैंने ये रामपुर वाली वीडियो देखनी शुरू की कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। और अब मैं देश को दिखा रहा हूं ना, अगर उनको लगता है कि मैं कुछ भ्रामक कर रहा हूं तो कराएं मेरे खिलाफ एफआईआर, जेल कौन जाएगा मैं दिखाऊंगा कि मैं भ्रमित कर रहा हूं लोगों को या ये भ्रमित कर रहे हैं। आईएएस के पद पे रह के और राजीव कुमार जी के इशारे पे कौन भ्रमित कर रहा है? राजीव कुमार जी कर रहे हैं या ये भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, या मैं कर रहा हूं, या दुनिया देखेगी। करे मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई। मैंने तो की है ना, मैंने तो मोदी जी के खिलाफ, आप लोग तो आए थे कवर करने, मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, नड्डा जी के खिलाफ, राजीव कुमार जी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन के दूसरे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट में जाके कंप्लेंट की है ना। ये भी करें मेरे खिलाफ कंप्लेंट। मैं तो चाहता हूं कि इसमें कार्रवाई शुरू हो कानूनी, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और एलन मस्क साहब की बात 100% सही साबित हो और हमारी बात भी 100% सही साबित हो। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ नहीं दे रही, जो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वरना ये पूरा चुनाव दोबारा होगा। अभी भी 10-15 दिन बाकी हैं। अभी भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा ये जो हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं उसी में साथ दे दें तो ये चुनाव सारे दोबारा होंगे और जो असली पब्लिक के, जो जनता के वोट है ना, वही गिनती होंगे। और अगर तब ऐसा होगा तो 40 से 50 सीटें नहीं आएंगी, उससे ज्यादा एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएगी। पॉलिटिकल पार्टीज तो साथ दे रही हैं। आरजेडी के नेता जो है संसद में बोल रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें आ जाएं हमें, तब भी हम ईवीएम पे भरोसा नहीं रहेगा और ना था कभी ना रहेगा ईवीएम पे भरोसा। आप किसे टारगेट कर रहे हैं? नहीं, ये देखिए, ये साथ नहीं है। मतलब इससे एक सच्चाई को उन्होंने रखा है सामने और इससे मेरी इज्जत, मेरी नजर में उनकी इज्जत बढ़ी है। लेकिन इस जो सिस्टम है, एक समय था जब राहुल जी ने भी बोला है और सैम पिट्रोडा साहब हैं जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिन्हें साजिश करके कुछ समय के लिए मनुवादियों ने निकलवा दिया था पार्टी से या उनसे इस्तीफा दिलवा लिया था। वो सब मनुवादियों की हरकत थी। वो लोग हैं जो इसके बारे में, और एक देवाशायन जी हैं, हमारे पुराने बहुत सारे साथी हैं, वो आजकल थोड़ा किन्हीं और कामों में बिजी हैं, जैसे दूसरे बहुत सारे साथी हैं। ये बामन मेश्राम साहब हैं, भानु प्रताप जी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। बहुत सारे लोग हैं, सूरज मंडल साहब हैं, ये रतन लाल जी हैं, इन सभी लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो जब हमने ये सब आवाज़ उठाई थी, वो सभी साथियों ने आवाज़ उठाई थी। तो आवाज़ उठाना एक बात होती है, हमने सड़कों पे जाके लाठी डंडे खाए। तो अब उसके बाद जब हमारे दूसरे साथी दूसरे कामों में बिजी हो गए, तब भी मैं इस काम को फॉलो अप कर रहा हूँ। तो ये बड़े बड़े लोग जो हैं, ये आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ का असर नहीं होता है। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग, ये लोग किसी चीज़ पे, किसी कानून को, किसी संविधान को मानते ही नहीं है। अखिलेश यादव जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, राहुल जी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि राजा की जान तोते में है और ये तोता वो है। फर्क ही नहीं पड़ता ना। बल्कि उन्होंने राष्ट्रपति साहिबा तक को मेरे ख्याल से तो उनसे कहलवाया गया है। वो खुद ब खुद खुशी खुशी ये बात नहीं पढ़ती है अपने अभिभाषण में। खुद उन्होंने चुनाव आयोग की तारीफें की हैं कि चुनाव आयोग ने अच्छा चुनाव कराया। मैं भी इस बात को मानता हूँ, मोदी जी जीतते ही नहीं अगर ये चुनाव आयोग नहीं होता तो इसलिए उसकी तारीफ कर रहे हैं। और इस मशीन के बारे में जब एनडीए की पहली मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट में, सब पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे हुए थे, सारे पार्लियामेंट में जो जीत के आए थे, उसमें भी इसका जिक्र किया था। मतलब वो किसी भी तरीके से इस चीज को क्रश कर देना चाहते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग बोल तो रहे हैं, अपोजिशन के, इसमें मदद नहीं कर रहे। अगर सारे के सारे कैंडिडेट जितने हारे हैं, ये ईवीएम की जो रिकॉर्डिंग है सारी, जो हमने ऑर्डर ले रखा है, अगर वो सिर्फ यही मांग लें अपने अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स से, तो पूरी दुनिया देख लेगी कि किस तरीके का फ्रॉड और धोखा देश के साथ हुआ है। मुझे तो इस पे लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे सारे देश की ये ईवीएम मशीनें लेने के लिए, कि नहीं सॉरी ये वीडियो फुटेज लेने के लिए, क्योंकि रामपुर की तो मुझे मिल गई फ्री में क्योंकि मैं कैंडिडेट था। कैंडिडेट को ये फ्री में मिलती है, बाकी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं इसके, और वो काफी महंगा सौदा है। लेकिन मैं देश के लिए अपनी मेहनत की कमाई इसमें लगाने को तैयार हूँ। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज मांगेंगी, उनके कैंडिडेट्स मांगेंगे अपने अपने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, तो उनको फ्री में मिलेगी। और फिर ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक अपनी वेबसाइट पे ये रोज चला के दिखाएं। मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा, एक शब्द नहीं बोलना पड़ेगा, जनता खुद खड़ी हो जाएगी और चुनाव दोबारा बैलेट पेपर से ही कराएगी।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मदद नहीं कर रहे। और दूसरा, इलेक्शन पिटीशंस फाइल नहीं कर रहे। अगर 100 के करीब इलेक्शन पिटीशंस फाइल हो जाएं जो विपक्ष के लोग हारे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है वो 100 लोग चुनाव की अपनी पिटीशंस जीतेंगे और 100 एमपी बीजेपी के कम हो जाएंगे, कम से कम। इतने सबूत इस वीडियोग्राफी से ही मिल जाएंगे और चुनाव में पिटीशंस। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ बोलने से, आवाज उठाने से किसी इशू को मदद नहीं मिलती। उसके लिए मेहनत करने के लिए एक्चुअल काम करना पड़ता है। वो काम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर रही। अब सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, अब तो आपके पास पर्याप्त सबूत हैं, सुप्रीम कोर्ट कब जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से कब आदेश लेकर आ रहे हैं कि ईवीएम बंद हो गया, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे और ये चुनाव रद्द करके फिर से चुनाव कराया जाए, ये आदेश कब लेके आ रहे हैं आप? अभी तक जो 40 पिटीशंस डिसमिस हुई हैं, उसकी वजह यही थी कि हर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि तुम लोगों के पास सबूत नहीं है, तुम ऐसे ही आ गए हो और चुनाव के एकदम नजदीक टाइम पे आ गए हो। अब हम तो चुनाव के एकदम बाद फौरन जा रहे हैं, एक बात, दूसरे सबूत इकट्ठे करके ले जा रहे हैं। लेकिन वो 40 जो पिटीशंस डिसमिस खारिज हुई हैं वो हमारे सामने पहाड़ की तरह खड़ी हैं, एक बात। दूसरी बात, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर पूरा 100% न्याय इस देश में चाहिए, संविधान बचाने का हो, आरक्षण बचाने का हो, SC/ST एक्ट बचाने का हो, या महिलाओं के अधिकार, बेरोजगारों के अधिकार, किसी भी चाइना से अपनी धरती वापस लेने का अधिकार अगर चाहिए, तो वो अगर 100% चाहिए तो 80% लड़ाई जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से सड़क पे लड़नी पड़ेगी, 20% अदालतों में लड़नी पड़ेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस कह चुके हैं, मैं बार बार वही एग्जाम्पल दे चुका हूँ। सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था कि हमारे ऊपर दबाव है। तो जजेस को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। पब्लिक को खड़ा होना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हिफाजत में और उनके लिए, उनका मॉरल बूस्ट करने के लिए। जब ही 100% न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा, और यहां भी हमें पॉलिटिकल पार्टीज की मदद चाहिए, अगर ऐसा होगा तो मुझे 1% भी शक नहीं है कि 100 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी की निरस्त होंगी, जीती हुई। और इसके बाद देश में कभी इन मशीनों से चुनाव कभी नहीं होगा, ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन हम जल्दी सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, ये बात सही है, लेकिन खतरा बहुत है सुप्रीम कोर्ट जाने में, लेकिन कोई और चारा नहीं है, जाना तो पड़ेगा ही। जी, तो ये लड़ाई जो शुरू हुई थी वो खत्म होने वाली अभी नहीं है और ये जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कह दिए, खतरा तो है, अगर पॉलिटिकल पार्टियां साथ आती हैं तो इस लड़ाई को ज्यादा मजबूती मिलेगी। सिर्फ कहने से नहीं होगा, साथ में आकर, जमीन पर आकर लड़ना होगा साथ में। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।